डियर स्टूडेंट, आज हम हमारे लेक्चर में जॉब एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने कुछ पॉइंट्स इस पर कवर्ड किए हैं, जिसमें जॉब कॉस्टिंग के मीनिंग से लेकर उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे। दूसरा, हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे, उसकी मीनिंग, उसके कंसेप्ट, क्या क्या टर्मिनोलॉजी उसके अंदर यूज की जाती है ना, कितने प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उसके अंदर प्रॉफिट को असर्टेन कैसे किया जाए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशंस की। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर दो प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स होती है। एक होती है मास प्रोडक्शन कंसर्न्स और एक होती है आपकी स्पेसिफिक ऑर्डर कंसर्न्स। जो मास प्रोडक्शन कंसर्न्स होती है उनकी क्या विशेषता होती है? सबसे पहली बात तो यह कि वो जो प्रोडक्शन करती है प्रोडक्ट का, वो कंटिन्यूसली करती है, वो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्डर का वेट नहीं करती, वो एक बड़े लेवल पर अपना प्रोडक्शन जारी रखती है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? यहाँ पर जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है वो प्रोडक्ट बिल्कुल आइडेंटिकल और स्टैंडर्डाइज होता है। इसके विपरीत दूसरी जो है वो कंसर्न्स कौन सी है? स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्ट कंसर्न्स। अब स्पेसिफिक ऑर्डर कंसर्न वाली मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन ऐसी होती है जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन तो करती है, बट पहली चीज उसमें क्या है कि वो कंटिन्यूसली प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करती। जब तक उसके पास कोई ऑर्डर नहीं आ जाता किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने का, तब तक वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करती, पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर जो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है वो बिल्कुल स्टैंडर्डाइज नहीं होता। जो पहले उसने जो प्रोडक्ट बनाया उससे बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट वो बनाएगी। यानी कि इसकी दो विशेषता कौन सी हुई? पहली चीज तो ये कि यहाँ पर जिस प्रकार का प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा वो स्टैंडर्डाइज नहीं होगा, अप्रमाणित प्रकार का होगा। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली वे में नहीं होता। यहाँ प्रोडक्शन जब तक आपके पास ऑर्डर नहीं आएगा तब तक वर्क स्टार्ट नहीं होगा। तो दो प्रकार के कंसर्न्स मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशंस में देखी जा सकती है। एक तरफ हम बात करते हैं मास प्रोडक्शन कंसर्न्स की और एक हम बात करते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर कंसर्न्स की। तो जो मास प्रोडक्शन कंसर्न्स होती है वो जनरली प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड फॉलो करती है, यूनिट कॉस्टिंग मेथड फॉलो करती है, जहां पर प्रोडक्शन का लेवल जो होता है वो हाई लेवल का होता है। स्टैंडर्डाइज लेवल के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाता है। एक दूसरी तरफ स्पेसिफिक ऑर्डर कंसर्न्स होती है जो हमेशा एक ऑर्डर आने पर ही अपना कार्य स्टार्ट करेगी और साथ ही उसका जो प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन करेगी वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं होगा, ऑर्डर स्पेसिफिक होगा। हर कस्टमर अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए आपको कह सकता है। आपको कस्टमर स्पेसिफिक बनना पड़ेगा, कस्टमर ओरिएंटेड बनना पड़ेगा और उसके हिसाब से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना होगा। तो इसमें तीन प्रकार, इस प्रकार की जो संस्था है वो अपने प्रॉफिट असर्टेन करने के लिए, कॉस्ट पता करने के लिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, कॉस्ट पता करने के लिए, कॉस्ट असर्टेनमेंट करने के लिए तीन प्रकार के मेथड सजेस्टेड है उनका यूज करती है, उनकी स्पेसिफिक फीचर्स के साथ, है ना। एक आपका सबसे पहला आता है जॉब कॉस्टिंग, इसी के अंदर दूसरा आता है बेच कॉस्टिंग और तीसरा आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। हालांकि आपके सिलेबस के अंदर बैच कॉस्टिंग शामिल नहीं है, तो हम यहाँ पर दोनों जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जॉब कॉस्टिंग क्या है। देखिए, जॉब कॉस्टिंग को समझिए आप। जॉब कॉस्टिंग क्या है? ये एक ऐसी कॉस्टिंग का एक ऐसा मेथड है जहां पर कॉस्ट का असर्टेन जो होगा, कॉस्ट का असर्टेनमेंट जो करेंगे हम पर्टिकुलर जॉब का करेंगे। पर्टिकुलर जॉब मीन्स क्या? पर्टिकुलर जॉब मीन्स जब भी किसी भी कस्टमर का आपके पास ऑर्डर आएगा, है ना, उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप वर्क करना स्टार्ट करेंगे और जो वर्क करेंगे और उसकी जो लागत आएगी उसका जो असर्टेनमेंट करेंगे, वो विधि जो होगी वो कौन सी कहलाएगी? आपकी जॉब कॉस्टिंग मेथड कहलाएगा। अब यहाँ पर क्या है, जैसे ही कोई ऑर्डर कस्टमर से आपके पास आया तो हम क्या करेंगे, उस ऑर्डर को
जॉब्स में कन्वर्ट करेंगे, छोटे छोटे भागों में बांटेंगे या एक ग्रुप में, अलग ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। फिर उसके ऊपर प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगी। फिर उन जहां जहां छोटे छोटे टास्क हमने बांटे हैं उनसे कॉस्ट कलेक्ट कर ली जाएगी, कॉस्ट चार्ज की जाएगी और फिर हम उसकी कॉस्ट को असर्टेनमेंट करेंगे। तो बेसिकली जॉब कॉस्टिंग कहाँ यूज किया जाएगा? ये वहां यूज किया जाएगा जहां पर स्पेसिफिक प्रकार की कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम फर्नीचर की बात करते हैं, तो फर्नीचर बनाने के लिए जब भी हम फर्नीचर जो मेकर है इसके उसके पास जाते हैं तो उसे हम हमारे अकॉर्डिंग ऑर्डर देते हैं कि भाई मेरे को ऐसा टेबल चाहिए, ऐसी चेयर चाहिए, ऐसा सोफा चाहिए, इस प्रकार की बात करते हैं। तो वो बिल्कुल कस्टमर ओरिएंटेड है, आप जैसा चाहोगे वैसा वो बनाकर देगा, है ना। आप जैसा चाहते हो जरूरी नहीं दूसरा कस्टमर भी वैसे ही चाहता है, नहीं चाहता, वो बिल्कुल डिफरेंट हो सकता है आपसे। तो वो हर बार क्या करेगा, कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करेगा। ध्यान रहे, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने के लिए वो भी क्या करता है, वो प्रोडक्ट का प्रोडक्ट करने के लिए छोटे छोटे जॉब्स में उसको बांटता है, टास्क देता है और अलग अलग लोगों के द्वारा वो चीज को कंप्लीट करवाता है और वो प्रोडक्ट आपके पास आता है। तो बेसिकली जॉब कॉस्टिंग वहां अप्लाई की जाएगी, ये जहां पर कस्टमर स्पेसिफिक वर्क प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होगा और वहां पर जो ऑर्डर मिला है उसको हम छोटे छोटे भागों में बांटकर फिर उसका कार्य स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली ये जैसा एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि फर्नीचर मेकिंग है, आपका बड़ी बड़ी मशीनरी बनाते हैं हम, किसी पर्टिकुलर जहाज वगैरह बनाते हैं तो वहां पर भी इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है ना। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन यहाँ पर यही बात है जो स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्ट कंसर्न्स के वाले बात की कि यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट जो है स्टैंडर्डाइज नहीं होता। यहाँ पर हम जो है स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, यहाँ अप्रमाणित प्रकार के जो है प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है। आइए अब जो बात करें इसमें हम कि कैसे इसका प्रोसीजर क्या होगा कॉस्टिंग का। यहाँ पर देखिए कॉस्टिंग का प्रोसीजर यहाँ पर कैसे होगा। कोई भी कस्टमर जब आपके पास आएगा कि मेरे को ये फला, जैसे एग्जांपल लेते हैं फर्नीचर का, ये फर्नीचर मेरे को बनवाना है, आप मुझे इसका क्या क्या मटेरियल चाहिएगा, क्या क्या लेबर आती है, क्या क्या खर्चा आता है, इसका मेरे को बता दें। तो सबसे फर्स्ट प्रोसीजर ही कस्टमर आपसे आके यही चीज पूछता है। तो हमें क्या करना होता है, एस्टिमेशन की प्रोसेस का यूज करना होता है। एस्टिमेशन किसका करेंगे, हम उसको बताएंगे कि भाई फला फला मटेरियल इसमें लगेगा, फला फला लेबर लगेगी, फला फला खर्चा होगा और इस प्रकार से आपका इतना अनुमानित लागत इसमें लग जाएगी, इतना पैसा आपको देना होगा। तो जॉब कॉस्टिंग में सबसे पहला काम यही है कि हमें क्या करना है, एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा। एस्टिमेशन हम कैसे लगाएंगे, या तो हमने पूर्व में कोई इस प्रकार का कोई प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया, फर्नीचर बनाया है, तो हमें थोड़ा अनुमान रहता है कि भाई इतना इतना खर्चा आता है, उसके हिसाब से हम बनाकर उसको बता देते हैं। फिर वो जब अपने को ऑर्डर देता है तो वो ये भी पूछता है अपने से कि भाई मैं ऑर्डर आपको दूंगा तो आप मुझे कब दे दोगे, है ना, पेमेंट का मोड क्या रहेगा, ये सारी चीजें वो हमसे पूछता है। तो वो सारी जो स्टेप्स है वो इनिशियल स्टेज पे हो जाती है, वहां पर हम उसको सारी चीजें बताते हैं। फिर वो ऑर्डर देता है कि साहब मेरे को ये फर्नीचर बनाना है फाइनल। फिर हम क्या करते हैं, उसको जॉब नंबर असाइन करते हैं। जॉब नंबर असाइन किया जाता है। जॉब नंबर असाइन करने के बाद, जॉब नंबर क्यों असाइन करेंगे हम, जॉब नंबर हम इसलिए असाइन करते हैं ताकि आगे फर्दर प्रोसेस के अंदर वो टास्क जो है पर्टिकुलर जॉब उस नंबर के नाम से पहचानी जा सके। हम उस पर्टिकुलर जो नंबर दिया है जॉब नंबर, उससे हम कॉस्ट का असर्टेनमेंट कर सकें, हम प्रॉफिट का असर्टेनमेंट उससे कर सकें। तो जॉब नंबर असाइन करने के बाद हमारा काम क्या होता है, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, हम प्रोडक्शन या जॉब वर्कशीट बनाते हैं, ऑर्डर शीट बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें एक तो फोरमैन को या सुपरवाइजर जो आपका है उसको हम डायरेक्ट करेंगे कि भाई प्रोडक्शन स्टार्ट करिए आप। दूसरा स्टोर कीपर को हम डायरेक्ट करेंगे कि भाई आप क्या करिए, मटेरियल इश्यू करिए। और अगर किसी प्रकार के विशेष प्रकार के टूल की आवश्यकता है तो उसको भी हम अग्रिम सूचना देंगे कि भाई इस समय इसको ये चीज चाहिएगी, तो आप वो चीज प्रोवाइड करके रखें। फिर कॉस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट को भी ये सूचना देंगे कि भाई आप भी ध्यान देते रहें
क्योंकि आपको भी कॉस्ट का असर्टेनमेंट करना है, तो वो सारी जानकारी आपको भी होनी चाहिए कि भाई इस पर्टिकुलर जॉब का कार्य स्टार्ट हो गया है, हमने ये सारी चीजें सबको बोल दी है, आप भी ध्यान रखें। तो हम क्या करते हैं, ऑर्डर बनाते हैं। ऑर्डर के अंदर क्या होगा, बिल्कुल जॉब ऑर्डर नंबर होगा। दूसरी चीज प्रोडक्शन ऑर्डर के अंदर एक तो जॉब ऑर्डर नंबर होगा, दूसरी चीज कितनी कितनी क्वांटिटी बनानी है, किस किस को क्या क्या काम मिला है ना, वो सारी सूचना इसके अंदर समराइज की हुई होती है। कब काम कंप्लीट होगा उसकी भी डेट, अप्रोक्सीमेट डेट भी लिखनी है कि भाई इतने टाइम में आपको खत्म भी करना है। वो सारी चीजें जो है प्रोडक्शन ऑर्डर या वर्क ऑर्डर के अंदर होगी। देन उसके बाद उस ऑर्डर के हिसाब से हम लागत जो जो लगती है, मटेरियल, यहाँ पर भी कौन सी लागत लगेगी, देखो मटेरियल कॉस्ट लगेगी, और कौन सी लगेगी साहब, लेबर कॉस्ट लगेगी, और कौन सी लगेगी, ओवरहेड लगेंगे। तो ये सारे खर्चे पर्टिकुलर जॉब में अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किए जा सकते हैं, है ना। सुपरवाइजर सुपरविजन करेगा, मशीन के अंदर प्रोडक्शन होगा, जो भी है, जो टूल यूज करना है वो खर्चा आएगा। कॉस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट वो खर्चे को देख रहा है, हर चीज को कलेक्ट करेगा। फिर क्या करेंगे, हम एक जॉब ऑर्डर शीट बनाएंगे। उस शीट के अंदर हम इसकी लागत को भी दर्शाएंगे। अब लागत भी हम दोनों ही प्रकार की लागत दर्शाएंगे। हम यहाँ पर जो एस्टिमेटेड लागत थी हमारी, जो कि हम पहले उसको आके उसने पूछा हमें से और हमने बताया कि भाई फला तो मटेरियल लगेगा, फला लेबर लगेगा और फला ये खर्चे आएंगे, तो वो एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ हम एक्चुअल कॉस्ट कितनी आई वो भी हम साथ में लिखेंगे। और एक जॉब जो है जॉब कॉस्ट शीट बनाएंगे। इसका एक नमूना भी दिया हुआ है, ये दे रखा है आपके नमूना इस प्रकार का, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन आता है, ब्लूप्रिंट नंबर आता है, मटेरियल नंबर आता है, रेफरेंस नंबर आता है, जॉब नंबर आपका आता है, क्वांटिटी कितनी है वो आएगी, आपकी डिलीवरी कब होगी, कमेंस्ड कब है, फिनिश की डेट कौन सी है। ये इस प्रकार से बनता है, जिसके अंदर आपको देख लो मटेरियल कॉस्ट भी आती है, वेजेस भी आता है, प्रोडक्शन ओवरहेड भी आता है ना। इस प्रकार के सारे खर्चे इसके अंदर आते हैं। एस्टिमेटेड भी लिखा हुआ है, एक्चुअल भी लिखा हुआ है, ताकि हमें पता रहे कि डिफरेंस कितना है, वेरिएंस कितना है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, एक जॉब कॉस्ट शीट बनाते हैं, जिससे हमें टोटल कॉस्ट का भी पता लगता है और सेलिंग प्राइस भी जितने रुपए में हम सेल करेंगे वो भी पता चलता है, और प्रॉफिट का भी असर्टेनमेंट करते हैं। तो हम कॉस्ट असर्टेनमेंट करना, प्रॉफिट असर्टेनमेंट करना किसके थ्रू करेंगे, जॉब कॉस्ट शीट के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी हमने यूज की कि जॉब ऑर्डर नंबर क्या है, प्रोडक्शन ऑर्डर क्या है, जॉब ऑर्डर शीट क्या है, जॉब कार्ड सॉरी जॉब कॉस्ट शीट क्या है, जॉब कॉस्ट कार्ड क्या है, इसके बारे में चर्चा की। तो कभी कभी टर्मिनोलॉजी में ये शब्द भी आपके यूज किए सकते हैं कि जॉब कॉस्टिंग के अंदर जॉब कॉस्ट शीट से क्या तात्पर्य है आपका। तो आपको बताना होगा कि जॉब कॉस्ट शीट आपको क्या बताती है, जो प्रोडक्ट, जो जॉब आपको जो ऑर्डर मिला है उसके संबंध में हम कहाँ कहाँ लागत आएगी उसके बारे में बताएगी, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट भी बताएगी, उसकी एक्चुअल कॉस्ट भी बताएगी, है ना। प्रॉफिट के बारे में भी बताएगी। बट ये पूछ ले कि प्रोडक्शन ऑर्डर क्या है, तो ध्यान रहे प्रोडक्शन ऑर्डर क्या है, उस जॉब जो आपको ऑर्डर मिला है उसको प्रोसेस करने के लिए, है ना। मटेरियल डिपार्टमेंट को बोलेंगे मटेरियल इशू करो, प्रोडक्शन उसको उस सुपरवाइजर को बोलेंगे भाई आप तैयार हो जाओ, प्रोडक्शन की स्टार्ट करना है। किसी प्रकार का टूल चाहिए तो हम टूल वाले को अग्रिम सूचना देंगे भाई ये टूल हमें चाहिएगा, तो ये आप ध्यान रखें। कॉस्ट कंट्रोल डिपार्टमेंट को सूचना दे देंगे भाई ये खर्चे इस प्रकार से आएंगे, तो आप भी देखते रहे। तो हम ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए एक ऑर्डर बनाते हैं, तो वो प्रोडक्शन ऑर्डर कहलाता है। और जॉब ऑर्डर नंबर क्या है, नंबर क्या है, केवल पर्टिकुलर उसको स्पेसिफिकेशन देने के लिए उस वर्क को, ताकि हम उसको पहचान सके कि इसमें ये करना है और उसके लिए कॉस्ट असर्टेन करें। तो ये तीनों ही चीजें आपको टर्मिनोलॉजी में यूज की जाएगी, तो उसको ध्यान में रखना होगा। आइए नेक्स्ट, ये जो कलेक्शन ऑफ कॉस्ट जॉब कॉस्टिंग के लिए कितनी है, तीन ही प्रकार की लागत है। यहाँ पर भी हमने जो जैसे कि हम इस शीट के अंदर डिस्कस कर रहे हैं कि मटेरियल कॉस्ट हो गई, लेबर कॉस्ट हो गई, ओवरहेड कॉस्ट हो गई। तो इस ये जो पूरा प्रोपोर्शन है वो आपका जॉब कॉस्टिंग से रिगार्डिंग है। तो समरी के रूप में हम कह सकते हैं कि जॉब कॉस्टिंग क्या है, जॉब कॉस्टिंग के अंदर कस्टमर से जैसे ही आपको ऑर्डर मिलता है, हम उस ऑर्डर को छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे जॉब में या ग्रुप में डिवाइड करते हैं और उसके ऊपर प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, और उसके ऊपर लागतें आती है, खर्चे भी होते हैं, उन सबको हम कलेक्शन करेंगे और उसके बाद हम एक शीट बनाकर उसकी कॉस्ट का असर्टेन करेंगे। तो ध्यान रहे ये आपकी जॉब कॉस्टिंग का पूरा पार्ट है, जहां पर बिल्कुल कस्टमर ओरिएंटेड वर्क किया जाता है, अनस्टैंडर्डाइज जहां पर अप्रमाणित रूप से जो कार्य वो किया जाता है। ये ध्यान रहे ये दोनों विशेषता हैं, और यहाँ पर बड़े कार्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर और फिर
प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसीजर हम फॉलो करके क्या कर सकते हैं, जॉब कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट का असर्टेनमेंट कर सकते हैं, साथ ही प्रॉफिट असर्टेनमेंट कर सकते हैं, और इसके साथ ही हम वेरिएंस भी निकाल सकते हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट भी है, एक्चुअल कॉस्ट भी है। डिफरेंस निकाल के पता लगा सकते हैं कि हमने अनुमान में कितना कम ज्यादा किया है। तो ये सारी तरीके, ये जो सारे प्रोसीजर जो हमने देखे हैं वो बेसिकली क्या है, जॉब कॉस्टिंग के लिए सूटेबल है। अब दूसरी चीज, जॉब कॉस्टिंग जो है कहाँ पर सूटेबल होती है, इंडस्ट्री में सूटेबल होती है, तो बेसिकली हमने यहाँ पर लिखा हुआ है जॉब आर एग्जीक्यूटेड और डिफरेंट कस्टमर्स अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिकेशन। बिल्कुल सही बात है, उसके कस्टमर स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे हमारा वर्क होता है। व्हेन नो टू ऑर्डर्स आर अलाइक एंड ईच ऑर्डर जॉब नीड्स स्पेशल ट्रीटमेंट। ये भी सही बात है कि हमें हर जॉब क्या है बेसिकली स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ उसको एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि हर चीज एक जैसी नहीं होती है। वेयर द वर्क इन प्रोग्रेस डिफरेंस फ्रॉम द पीरियड टू पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ जॉब्स इन हैंड। ये भी बात बिल्कुल क्लियर कर रखी है उन्होंने, जैसी जॉब आपके हाथ में, जिस प्रकार का टास्क आपको मिला है उसके लिए WIP जो है आपका पीरियड टू पीरियड हो सकता है डिफरेंट हो। तो ये, और इंडस्ट्री का जब एग्जांपल दें तो बेसिकली कहाँ पर अप्लाई होगी, जैसे फर्नीचर का मैंने आपको बताया कि फर्नीचर है ना, भारी मशीनरी अगर आप बनाते हो, प्रिंटिंग वाली चीज हो गई, हार्डवेयर का वर्क हो गया, शिप मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, बड़ा वर्क है। इंटीरियर जो अभी बहुत अच्छा चलता है, इंटीरियर डिजाइनर है ना, घर को सजाना है ना, तो ये यहाँ पर भी बिल्कुल हर एक व्यक्ति, हर एक कस्टमर अपने अलग तरीके से हर चीज को समझना चाहता है, वहां पर ये काम आ जाती है ना। ये सारी चीजें हैं, फाउंड्री हो गई है ना, कपड़ों की बात हो गई, दर्जी वाला काम हो गया, टेलरिंग हो गई, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से चीजें सिलवाना चाहता है। तो यहाँ पर सब जो ये सारी जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो कंसर्न है, ये अगर अपनी कॉस्ट निकालना चाहे तो वो जॉब कॉस्टिंग का यूज कर सकते हैं, और यहीं पर इनकी सुटेबिलिटी होती है जॉब कॉस्टिंग की। ठीक है, तो जॉब कॉस्टिंग में अब इतना ही। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की। देखो, जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, इसमें क्या डिफरेंस हुआ। बेसिकली जॉब कॉस्टिंग का जो वाइड फॉर्मेट है ना, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम करें हम, बड़ा स्वरूप जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। यहाँ पर भी कस्टमर ओरिएंटेड वर्क करना होगा, कस्टमर जैसा चाहता है उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग वर्क करना होगा। बट जॉब कॉस्टिंग और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ वाइड लेवल का, बड़े स्तर का प्रोडक्ट का काम होता है, और हो सकता है कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक 1 ईयर के लिए नहीं हो, वो लंबे समय तक भी चलता है। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क भी होता है। तो कुछ विशेषता है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, यहाँ पर 2 पर्टिकुलर पार्टी होती है जिनके बीच में एग्रीमेंट होता है ना, एक पूरा पर्टिकुलर एग्रीमेंट होगा, लीगली एग्रीमेंट होगा कि भैया हम ये काम करेंगे, ये करेंगे, इस पीरियड के दौरान इतना काम होगा, उसको बिल्कुल वो जो है लीगली डीड प्रोवाइड की जाती है, और फिर वो वर्क स्टार्ट होता है। इसकी कुछ कंडीशंस पहले से तय होती है, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। तो एक बिल्कुल एक लीगल फॉर्मेट है। जबकि अगर हम जॉब की बात करें, जॉब कॉस्टिंग के अंदर बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूशन की बात करें, तो वहां हम कोई लीगली डीड वगैरह नहीं बनाते हैं। वहां सीधा सा भाई मेरे को ये फर्नीचर बनाना है, फला इस तरीके से बनाना है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। तो वो एक छोटे लेवल का वर्क हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक बड़े स्तर का वर्क हो गया, वाइड लेवल का वर्क हो गया, जहां पर प्रोडक्शन 1 साल से अधिक का भी चल सकता है। दूसरी चीज, यहाँ पर पूरा इस लीगली वर्क जो आपने डीड बनी है उसके अकॉर्डिंग वर्क करना होता है, और सारे पेमेंट प्रोसीजर सब कुछ उस डीड के अंदर डिसाइड होते हैं। 2 पार्टियां होती है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, कॉन्ट्रैक्टी होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट देता है, कॉन्ट्रैक्टी जो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता है। तो ये थोड़ा सा मैं ध्यान देना है इसके बारे में कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट को चलाने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट जो करेगा, वो आपका कॉन्ट्रैक्टर जो है, जैसे बहुत से नाम सुने होंगे आपने कॉन्ट्रैक्टर, भाई एक्स 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 कॉन्ट्रैक्टर है, तो वो क्या करता है, उस जो काम दिया है उसको करता है ना, उस काम को करता है। जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन का काम करता है वो कॉन्ट्रैक्टर होता है ना, ये ध्यान रखिए। ठेकेदार और ठेकेदाता, कॉन्ट्रैक्ट मीन्स ठेकेदाता जो कॉन्ट्रैक्ट को देता है, और कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्ट को लेता है ना। जो काम करेगा वो ठेकेदार होगा, वो कॉन्ट्रैक्टर कहलाएगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट को देगा वो कॉन्ट्रैक्टरी ठेकेदाता होगा। ठीक है, ये ध्यान रहे। तो 2 ही पार्टी यहाँ पर होती है। तो इसके मीनिंग सीधा सा क्लियर है कि ये जॉब कॉस्टिंग से कैसे डिफरेंस हुआ, और क्या इसके अंदर स्पेशल चीजें होती है ना। नेक्स्ट, जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। कॉन्ट्रैक्ट के क्या कितने प्रकार हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करेंगे। एक होता है फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है,
एक होता है कॉन्ट्रैक्ट विथ एस्केलेशंस, जो आपके सिलेबस में भी है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। ये 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब जो फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर उनका जो प्राइस है वो उस डीड के अंदर पहले से डिसाइडेड होता है कि भाई फला अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट है 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख, कि जब काम कंप्लीट हो जाएगा हम इतना रुपया आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये सीधी सी बात है, ये फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। अब इसके अंदर वापस से 2 बना है, एक कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंप्लीटेड मीन्स क्या? कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सीधा सा ये है कि आप एक सिंगल पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर उसको कंप्लीट कर देते हैं, 1 साल के अंदर वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है, तो वो कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। परंतु ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं जो 1 साल से अधिक अवधि के लिए होते हैं, वो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं, है ना। तो ये ध्यान रखें, क्योंकि ये वापस अपने आगे काम आएगा कि जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें वहां पर, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का उद्देश्य क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बनी क्यों, ताकि हम क्या कर सकें, उसकी कॉस्ट को असर्टेनमेंट करें। कॉस्टिंग का एक मेथड है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जो पर्टिकुलर कॉस्ट असर्टेन करने के लिए बनाया गया है। तो हमारा यहाँ पर्पज ही क्या है, कॉस्ट असर्टेन करना। तो कॉस्ट असर्टेन करेंगे तो हमें इन सबको फेस करना होगा। ये कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो उनकी कॉस्ट को कैसे असर्टेन करें, अगर इनकम्प्लीट है तो उसकी कॉस्ट को कैसे असर्टेन करें, साथ ही साथ प्रॉफिट को कैसे असर्टेन करें। ये दोनों ही चीजें हमें आनी चाहिए, ये दोनों ही पर्पज इसका है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या मीनिंग क्या है, इसके अंदर कैसे करेंगे, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो इसके अंदर प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग बाइफरकेट किए हैं, दोनों अलग अलग है। फिर है कॉन्ट्रैक्ट विद एस्केलेशन। देखो एस्केलेशन क्या है, एक हिंदी में इसको कहते हैं वृद्धि वाक्यांश कहते हैं। ये भी एक क्लू होता है, इसके साथ भी हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। क्या होगा हम आगे डिस्कस करेंगे इसके पॉइंट पर। और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, जो बेसिकली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन यही अप्लाई करती है, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, है ना, एक फिक्स अमाउंट के साथ प्रॉफिट जोड़ देती है, वो आपका कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो इसकी बाद में चर्चा करेंगे, बाद में इसका आ रहा है। हाँ, अब बात जब हम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में जैसे हम एंटर होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है, उसका पता हमें होना चाहिए ना। कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी है, स्पेशल टर्मिनोलॉजी होती है जो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के लिए ही यूज की जाती है, उसके बारे में पता होना चाहिए हमें। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या, देखो सिंपल सा मीनिंग आप जानते हैं कि ऐसा जो है कि जिसके अंदर हम अभी अंडर प्रोसेस है, जो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, वो वर्क इन प्रोग्रेस में काउंट होता है, ये हम कहते हैं। अब कार्य कंप्लीट नहीं हुआ, कब तक नहीं हुआ साहब, कंप्लीट का मतलब पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड है, उस अकाउंटिंग पीरियड, उस तिथि को जिस दिन अपन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, उस दिन काम कंप्लीट नहीं हुआ, वो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है जी। आपका वर्क, इसमें मटेरियल हो सकता है, लेबर हो सकता है, एक्सपेंस हो सकता है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर काउंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे, तो एक बार हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट किस प्रकार से बनता है उसको थोड़ा सा इस अकाउंट को देख लेते हैं, तो शायद ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। ये इस टाइप से कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बनाते क्यों है, ताकि हम क्या कर सकें, एक तो कॉस्ट का पता लगा सके, प्रॉफिट का पता लगा सके। तो इसका नेचर भी इस प्रकार की होता है, जैसे P&L अकाउंट का जो नेचर होता है, वैसे इसका भी नेचर होता है, क्योंकि प्रॉफिट पता करने के लिए हम कर रहे हैं। तो इसके सारे खर्चे जो है हम क्या करते हैं, डेबिट साइड ट्रांसफर करते हैं, और जो सारी प्रकार की जो हमें माल पड़ा रहेगा या कोई रिटर्न मिलेगा, वो सब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं। और जो इनका डिफरेंसिंग फिगर होता है वो प्रॉफिट निकलता है, ठीक है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो जो मटेरियल लगा है उसकी लागत मटेरियल कॉस्ट लगती है। अब ये कहाँ से आ सकता है, इश्यू फ्रॉम स्टोर्स। कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं तो उनके माल वगैरह सब पड़े रहते हैं, तो एक तो क्या पॉइंट हो सकता है, इश्यू फ्रॉम स्टोर्स, मतलब यहाँ उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए उसका जो स्टोर है वहां से उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना मटेरियल इश्यू किया है, वो उसका एक बना लेगा। क्योंकि वो उसके जरूरी थोड़ा ना है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट एक समय में चल रहा है, 5-7 कॉन्ट्रैक्ट हर जगह चल सकते हैं, परंतु उसका जो हेड ऑफिस होगा वो तो मेन एक जगह होगा। तो वहां से, उस स्टोर से, उस पर्टिकुलर एक्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना आप मटेरियल इश्यू कर रहे हैं, उसका इसके अंदर हमें अमाउंट लिखना है। हो सकता है कि जो नया कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया है वो बिल्कुल नया है, उसका माल अपने स्टोर में नहीं पड़ा हुआ है, तो हमें मार्केट से भी परचेज करना होगा। तो परचेज फ्रॉम मार्केट से कितना मटेरियल किया है वो आप यहाँ दर्शाएंगे। ट्रांसफर फ्रॉम अदर कॉन्ट्रैक्ट,
हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया कि जरूरी नहीं कॉन्ट्रैक्टर के एक ही कॉन्ट्रैक्ट एक समय में चल रहा है, वो 4-5 साथ एक साथ हो सकते हैं। तो हो सकता है कि कोई मटेरियल ऐसा है जो दूसरे साइट पे पड़ा हुआ है, तो हम वहां से भी मंगा लेते हैं, अदर कॉन्ट्रैक्ट से कैंसर कितना ट्रांसफर हुआ वो हम बना लेंगे। मटेरियल सप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, मटेरियल सप्लाइड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग हो सकता है आपका कॉन्ट्रैक्टिव भी कोई मटेरियल सप्लाई करे, है ना, उसके लिए वो पैसे चार्ज कर लेगा कि भाई मेरे पास भी ये माल पड़ा हुआ है, ये ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो आप इसका यूज कर लीजिए, जितना भी अमाउंट हो काट लेना, ठीक है ना। तो वो भी कॉन्ट्रैक्टिव आपको क्या कर सकता है, मटेरियल सप्लाई कर सकता है। तो ये ऐसे सोर्सेस हैं जहां से मटेरियल आ सकता है, और इन सबका जो खर्चा है एक कॉन्ट्रैक्टर के लिए क्या कहलाएगा, मटेरियल कॉस्ट का खर्चा कहलाएगा। वो हमारे किधर साइड आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, ठीक है। टू डायरेक्ट वेजेज, जो भी लेबर लग रही है, जो खर्चा आ रहा है लेबर से संबंधित, वो वेजेज के अंदर यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारे खर्चे यहीं पर आने हैं, सब खर्चे डेबिट होंगे यहाँ पर, तो वो सारे यहाँ पर आप ट्रांसफर कर लीजिए। हाँ, टू प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड, देखिए अब इस चीज को समझ ले, प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड, हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मशीनरी का भी यूज करते हैं, पर्टिकुलर हो सकता है हमें प्लांट भी लगाना पड़े, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट में प्लांट अलग लगाने पड़ते हैं हमें, तो ऐसा भी होता है। तो आपने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितना उसका यूज किया है, उसके बारे में भी आपको यहाँ सूचना देनी है, उसके बारे में जो खर्चा है वो लिखना है। एक प्लांट इश्यूड, ट्रांसफर्ड, इशू का मतलब कितना प्लांट हमने हमारे जो मेन ऑफिस है वहां से इशू करवाया कि भाई इतने प्लांट के लिए ले जाइए आप, और हो सकता है प्लांट ट्रांसफर भी किया हो एक कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में, प्लांट रिटर्न भी करते हैं, प्लांट खराब लॉस्ट भी हो जाता है, हम सेल भी कर लेते हैं, है ना। ये सारी चीजें हैं, ये किससे रिलेटेड है, प्लांट से। तो यहाँ पर प्लांट और मशीनरी को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करो, उस प्लांट को जो इस अकाउंट में बता रखा इस तरीके से शो करो टोटल फुल अमाउंट से, या फिर हम क्या कर सकते हैं, प्लांट की वैल्यू लंबे समय के लिए होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। दो ही चीजें हैं, या तो फुल वैल्यू से क्या करो, ये सारी चीजें बताइए यहाँ पर, और जितना माल बच जाएगा वो हम इसके क्रेडिट साइड बता देंगे, जितना प्लांट बच जाएगा वो हम उसके क्रेडिट साइड बता देंगे। तो आपका कितना यूटिलाइज हुआ प्लांट इस ईयर के दौरान, वो आपका इसमें अमाउंट आ जाएगा। तो यूज हुआ इसका मतलब डेप्रिसिएशन लगा, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट हम या तो सीधा लिख लें या फिर फुल प्रोसेस का यूज करके हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए कि फुल अमाउंट अगर हम यहाँ डेबिट साइड लिखते हैं तो जितना बचा हुआ है प्लांट वो उसके या मशीनरी वो किसका किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ कि भाई इतना प्लांट या मशीनरी का यूज कर लिया गया। तो एक तो ये तरीका हो गया फुल वैल्यू का, एक तरीका क्या हो गया कि हम सिर्फ और सिर्फ वो डिफरेंस अमाउंट लिख दे, डिफरेंस अमाउंट क्या होगा, आपका डेप्रिसिएशन का नाम होगा, तो वो चीज हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये चीज ध्यान रखें। नेक्स्ट इसके जब हम डेबिट साइड की ओर बात कर लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस का अगर कोई खर्चा है तो वो भी लिखेंगे। तो सारे खर्चे में बेसिकली कहाँ लिखने हैं, इस साइड ही लिखने हैं, इस तरफ ही लिखने हैं डेबिट साइड। दूसरा इसके क्रेडिट साइड की जब हम बात करें तो क्या क्या है क्रेडिट साइड के अंदर, देखो मटेरियल कॉस्ट डेबिट साइड भी है, क्रेडिट साइड भी है। तो मटेरियल हो सकता है कि सारा मटेरियल यूज नहीं हो, हम मटेरियल वापस से स्टोर ने जो हमें इशू किया था हम वापस से उसको इशू कर ले, वापस से भाई रिटर्न कर दे, भाई ये मटेरियल यूज नहीं है, पड़ा रह गया, ले जाइए आप। तो मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स, मटेरियल ट्रांसफर टू अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, मटेरियल मंगाया था हमने अदर जगह से, अदर कॉन्ट्रैक्ट से, पर वो भी यूज नहीं आया, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको भी रिटर्न कर सकते हैं, पड़ा रह गया माल, है ना। मटेरियल चोरी भी जा सकता है, मटेरियल को हम बेच भी सकते हैं, और मटेरियल अपने पास सुरक्षित खुद का भी खरीदा हुआ पड़ा रह सकता है। तो ये मटेरियल जितना यूज आया, जितना हमने इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए मंगाया था और जितना बच गया वो हम क्रेडिट साइड, या लॉस हो गया सेल कर लिया वो हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, अल्टीमेटली क्या है, कितना मटेरियल इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पे यूज हुआ वो यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर बाय प्रॉफिट एंड लॉस, यदि हम कोई आइटम सेल करते हैं और उसका कोई नुकसान वगैरह होगा तो यहाँ पर आ जाएगा। फिर बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब अब समझ लीजिए आप कि हमने ये सब जो खर्चे किए हैं वो किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए किए हैं, और अब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं किसी पर्टिकुलर डेट को, तो सारे खर्चे हो चुके हैं परंतु वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो काम इनकम्प्लीटेड है। तो इनकम्प्लीट काम है क्योंकि अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया, हम बीच में अकाउंट बना रहे हैं। बाकी हमने तो सारी चीजें क्या की है,
एक पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए किए कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए इतना फला फला चीजें चाहिएगी, ये सब चीजें होगा, ये खर्चा होगा, ये होगा। परंतु बीच में अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया तो हमने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना लिया था। उस दिन काम चल ही रहा था, वर्क इन प्रोग्रेस ही था, परंतु अकाउंटिंग ईयर एंड होने के कारण हमें क्या करना पड़ा, उसको अकाउंट बनाना पड़ा। तो अकाउंट में हम क्या करेंगे, उस वर्क इन प्रोग्रेस को शो करना होगा, है ना, कि भाई इतना काम अभी भी चल रहा है। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक होता है सर्टिफाइड वर्क, एक होता है अनसर्टिफाइड वर्क। मीनिंग क्या है, देखो सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क का समझ लीजिए। सर्टिफाइड वर्क मीन्स व्हाट, देखिए कॉन्ट्रैक्ट जब हम कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा जब कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो हमने यहाँ पर बात की ही कि भाई कॉन्ट्रैक्ट जो है हो सकता है 1 साल से, मतलब अकाउंटिंग जब अपन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं उस दिन ना खत्म हो, चलता रहे, है ना, और ये भी हो सकता है उस दिन कंप्लीट भी हो जाए। तो जिस दिन आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और उस दिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हो तो उस दिन आपको पूरी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस आपको मिल जाती है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो पहले डिसाइडेड होती है डीड के अंदर कि भाई इतना फला अमाउंट इस कॉन्ट्रैक्ट को होना पर कंप्लीट होने पर हम प्रोवाइड करेंगे, है ना, तो वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कहलाती है। अब जब कंप्लीट वर्क नहीं होता, काम कंप्लीट नहीं होता, तो अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ, काम कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस में काउंट हो गया। परंतु वर्क को चालू रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को अमाउंट तो दिया जाता है ना, बिना पैसे के तो काम होगा नहीं। तो वो जो पेमेंट दिया जाता है वो बेसिकली प्रोग्रेस पेमेंट कहलाता है। प्रोग्रेस पेमेंट का मतलब कि काम को जारी रखिए आप, है ना, इस साल नहीं खत्म हुआ तो अगले साल खत्म हो जाएगा काम, तो वो टाइम टू पेमेंट देते हैं। तो वो पेमेंट जो देते हैं कौन, कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है। क्यों, ताकि काम चालू रहे, है ना, और वो खर्चों को बियर कर सके, इसलिए वो राशि दी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म हुआ बट कॉन्ट्रैक्ट तो चल रहा है, तो उनके खर्चों को बियर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किया जाता है। तो जो पेमेंट किया जाता है वो प्रोग्रेस पेमेंट कहलाता है, ठीक है। अब वो पेमेंट कितना करे, ये क्वेश्चन मार्क खड़ा है। तो पेमेंट कितना करेगा कि जितना काम हो चुका है उसका सर्टिफाइड करवाएगा वो काम। कौन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या कहेगा, भाई बताइए मैं इतना अमाउंट आपको, कितना अमाउंट दे रहा हूँ, फला अमाउंट दे रहा हूँ, तो मेरे को वो क्या करेगा, उसको सर्टिफिकेशन तो होता चाहिए कि भाई इतने जितना काम किया उसका कितना काम सर्टिफाइड हो गया, तो वो सर्टिफाइड करा जाता है। सर्टिफाइड कराने का मतलब ये है कि किसी स्पेशलिस्ट पर्सन के द्वारा, है ना, आर्किटेक्ट वगैरह किसी के कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कोई आर्किटेक्ट वगैरह होता है, तो वो उसको देखेगा कि भाई हाँ इसका टोटल मिला के अभी तक 50% काम हो चुका है। तो जितना वो सर्टिफाइड कर देता है काम का वो सर्टिफाइड वर्क कहलाता है। और उस प्रमाणित वर्क का, उसके प्रमाणित जो कार्य है उसी का अमाउंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा किसको दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, ठीक है। तो वो सर्टिफाइड वर्क कहलाता है। और जो काम हो तो रखा है बट आर्किटेक्ट की नजरों में वो काम सर्टिफाइड की कैटेगरी में नहीं आ रहा, वो अनसर्टिफाइड कैटेगरी कहलाएगा, यानी कि वो कंप्लीट नहीं हुआ है कुल मिला के। तो ये दोनों ही प्रकार के जो है वो किसके अंदर काउंट होते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर काउंट होंगे। तो ध्यान रहे सर्टिफाइड वर्क का पेमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है ना। ये बेसिकली किस प्रकार के अमाउंट है, प्रोग्रेस अमाउंट कहलाते हैं। अनसर्टिफाइड वर्क का मीनिंग क्लियर हो गया, है ना। अब जैसे कि इधर क्रेडिट सेट और भी लिखा हुआ है कि बाय प्लांट एट साइट, वो जो मैं आपको बता रहा था कि प्लांट एंड मशीनरी का सीन क्या है, प्लांट एंड मशीनरी का सीन सीधा सा यही है, या तो आप फुल वैल्यू से शो करो और बाकी बच जाए, खराब हो जाए, चोरी चला जाए, सेल कर लें, वो सब इसके क्रेडिट सेट शो कर दो। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आएगा, इतना फलाना अमाउंट का प्लांट या मशीनरी आपने यूज कर लिया है। और एक दूसरा तरीका मैंने क्या बोला आपको कि आप क्या करें कि ये सब नहीं करें और सीधा कितना डेप्रिसिएशन लगा, कोई फला डेप्रिसिएशन लगा, वो डिफरेंसिंग अमाउंट ही सीधा शो कर ले डेबिट से। तो आप दोनों ही तरीके, किसी भी तरीके का यूज कर सकते हो। अब ये सब करने के बाद दोनों की साइड की टोटल मिलाकर डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस जो है वो कहलाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट अगर कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है तो वो पूरा प्योर प्रॉफिट होगा, और यदि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो वो नॉशनल प्रॉफिट होगा, काल्पनिक लाभ होगा। क्योंकि एकदम एक्चुअल प्रॉफिट तो तभी आएगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए पूर्ण रूप से,
परंतु वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ तो वो आपका क्या कहलाएगा, नॉशनल प्रॉफिट कहलाएगा, जो बीच में निकाल लेते हैं अपन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। तो अब हम क्या करते हैं, उस नॉशनल प्रॉफिट का भी जितना इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की दशा में जो जितना नॉशनल प्रॉफिट है उसका हम एक फिक्स्ड अमाउंट ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और बाकी पैसा जो है रिजर्व रह जाता है, उसका रिकॉग्निशन बाद में कर लेंगे, है ना। तो वो एक अमाउंट जो निकाला जाएगा वो कुछ फॉर्मूलाज यूज किए जाते हैं इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की दशा में, उन फॉर्मूला का यूज करके हम उसको निकालते हैं। इसका डिस्कशन हम अभी करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रहे कि सर्टिफाइड वर्क क्या है, अनसर्टिफाइड वर्क क्या है। हम सीधा वापिस से टर्मिनोलॉजी पे आ रहे हैं। टर्मिनोलॉजी तो थी आपकी यही थी कि भाई वर्क इन प्रोग्रेस क्या है, कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का मतलब क्या है, और कॉस्ट ऑफ अनसर्टिफाइड वर्क का मतलब क्या है। अब जैसे इसमें बता रखा है वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालेंगे, कि कितने कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है और उसमें कितना वर्क सर्टिफाइड हुआ, उसको परसेंटेज, जैसे वो बता रहा है 50% कंप्लीट हो गया तो वो मल्टीप्लाई कर देगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस तो थी 20 लाख की, और ये मान के चल रहा है कि 50% वर्क सर्टिफाइड है, मल्टीप्लाई बाय 50%, तो कितना लाख, 10 लाख रुपए आपको क्या हो गया, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड हो गई, है ना। कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड जिसको हम इस प्रकार से निकाल लेंगे, ये जो सारा खर्चा है वो सारा यही तो है कि भाई हम डेबिट जितना भी खर्चा है और क्रेडिट वाले को घटा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी। भाई इतना जो वर्क सर्टिफाइड हुआ इसकी फला कॉस्ट आई, और वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड इतनी थी, इन दोनों का डिफरेंस एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है। तो हमें इस प्रकार से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट असर्टेन करेंगे, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ अनसर्टेन वर्क तो आ ही गया, खैर। देन उसके बाद प्रोग्रेस पेमेंट, जिसका हम डिस्कशन कर चुके हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा पर्टिकुलर अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है, वो प्रोग्रेस पेमेंट कहलाएगा। हाँ, इसके अंदर 2-3 चीजें, जैसे रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी क्या है वो समझें। रिटेंशन मनी का मतलब ये है कि हम मान के चलते हैं कि भाई कॉन्ट्रैक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट को अपनी तरफ से कंप्लीट कर देगा, अच्छा कर देगा, पर फिर भी दिमाग में रहता है कुछ ना कुछ चीजें कमी रह ही जाएगी उसमें। हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से पैसा रख लेते हैं अपने पास कि भाई जब भी जरूरत पड़े, जब कोई कम विश्वास पूरा डीड के ऊपर अकॉर्डिंग होता नहीं, कॉन्ट्रैक्टर है कितना करे, है ना, कुछ ना कुछ चीजें कमी छोड़ ही जाएगा, तो हम उसको अमाउंट को अपने पास रख लेते हैं, पूरा अमाउंट देते ही नहीं है उसको, तो वो रिटेंशन मनी कहलाती है ना। ताकि ठीक है उस रिटेंशन मनी को लेने के लिए तो आएगा, तब हम काम करवाएंगे उससे, तो ये रिटेंशन मनी कहलाती है, ठीक है। कैश रिसीव्ड, कैश रिसीव्ड का मतलब ये है कि जितना वर्क सर्टिफाइड आपका हुआ है, भाई इतना हमारा वैल्यू हो गई, उसमें से रिटेंशन मनी 10% रख ली, 10% रख ली तो भाई 10 लाख का काम हुआ, 10% रिटेंशन मनी रख ली, 10 लाख में से 1 लाख घटा दिया, कितना हो गया 9 लाख, 9 लाख पेमेंट कर देंगे, तो ये कैश रिसीव्ड कहलाता है ना। तो ध्यान रखें, कैश रिसीव्ड मीन्स आपके जितना वर्क सर्टिफाइड की वैल्यू उसमें से अपन ने क्या कर दिया, रिटेंशन मनी को डिडक्ट कर दिया, तो वो आपका कैश रिसीव्ड कहलाएगा। नॉशनल प्रॉफिट आप जान चुके हैं कि इन दोनों का टोटल मिला के डिफरेंस जो होगा डेबिट साइड क्रेडिट साइड का, वो डिफरेंस अमाउंट जो है एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तब तो कोई समस्या ही नहीं है, सीधा सा आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्रेडिट में लिख के डिफरेंस निकाल कर एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। परंतु जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो इनकम्प्लीट केस का है, तो इनकम्प्लीट केस के अंदर हम जब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड वर्क का दोनों का अमाउंट लिखेंगे और डेबिट और क्रेडिट का डिफरेंस निकालेंगे, तो प्रॉफिट एक्चुअल नहीं होगा, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट अभी जारी रहेगा आपके आने वाले समय में, तो वो नॉशनल प्रॉफिट कहलाता है, काल्पनिक लाभ कहलाता है। तो उस नॉशनल प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, उसका एक फिक्स्ड अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाया जाता है, तो वो उसके लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, वो आपका नॉशनल प्रॉफिट कहलाता है। एक होता है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में भी कंडीशन है अलग अलग, 3-4 प्रकार की कंडीशन है जिसमें हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करके ट्रांसफर करते हैं। तो जब आपका जो कंडीशन जो है वो इस प्रकार की है, यहाँ पर बता देते हैं आपको। जैसे ये असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, तो जैसे इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट आता है तो यहाँ कंडीशन क्या दे रखी है, यदि आपका सर्टिफाइड वर्क जो है लेस देन 25% है, 25% से कम वर्क आपका सर्टिफाइड हुआ, तो किसी प्रकार, तो इसके अंदर निकलेगा नॉशनल प्रॉफिट निकलेगा, तो हम किसी प्रकार का प्रॉफिट इस साल अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। परंतु यदि सर्टिफाइड वर्क जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का कितना हो जाता है, 25% से अधिक हो जाता है पर 50% के अंदर रहता है, तो हम नॉशनल प्रॉफिट का कितना परसेंट, 1/3% प्रॉफिट एंड लॉस में इस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। और यदि आपका सर्टिफाइड वर्क जो है 50% से अधिक है बट 90% से कम है, तो हम उस केस में 1/3 की जगह 2/3 ले लेंगे, 2/3 ऑफ नॉशनल प्रॉफिट हम ट्रांसफर करेंगे इस साल के P&L अकाउंट में। और यदि आपका जो सर्टिफाइड वर्क है वो नियर टू कंप्लाइज है, मोर देन 90% है, इसका मतलब कंप्लीट होने वाला है, कुछ नेक्स्ट ईयर के कुछ ईयर के अंदर वो कंप्लीट, कुछ ही मंथ के अंदर या कुछ ही दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा,
तो उस केस में हम नियर टू कंप्लीशन होगा, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाल देते हैं। हम क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पीरियड जिस दिन एंड ऑफ द ईयर है उस दिन देख लेते हैं कि कितने दिनों में, 20 दिन में कंप्लीट होगा, 1 महीने में कंप्लीट होगा, तो उसका खर्चा भी क्या कर लेते हैं, एक्चुअल खर्चे के साथ नीचे एस्टिमेटेड खर्चे भी ऐड कर लेते हैं और प्रॉफिट निकाल देते हैं। कौन सा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट किस कंडीशन में निकलेगा, जब हम क्या कर रहे हैं, नियर टू कंप्लीशन स्टेज पे है आपका कॉन्ट्रैक्ट, तो उस केस में हम नॉशनल प्रॉफिट की जगह क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या तो सर्टिफाइड वर्क होता है, कि कैसे उसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या अनसर्टिफाइड वर्क क्या होता है, ठीक है। और दूसरी चीज प्रोग्रेस पेमेंट क्या है, आपका रिटेंशन मनी क्या है, कैश रिसीव्ड का मतलब क्या है, नॉशनल प्रॉफिट क्या है और एस्टिमेटेड प्रॉफिट क्या है। तो ये सारी जो है टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे। पर्टिकुलर जो फिक्स प्राइस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें दोनों ही प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट आपका कह सकते हो आप, सिंपल अभी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट और इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट उनकी दशा में यूज करेंगे। देन उसके बाद आता है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट सीधा सा इसका मीनिंग होता है कि हम यहाँ क्या करेंगे, बेसिकली गवर्नमेंट इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट यूज करती है कि भाई जितना भी खर्चा आएगा उस पर 25% हम प्रॉफिट जोड़ देंगे। कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या हुआ, भाई जितना भी खर्चा आएगा उसमें 25% पहले फिक्स कर लेते हैं, प्रॉफिट जोड़ देंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट का वर्क हो जाएगा। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है बेसिकली वो जो है कॉन्ट्रैक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट, कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। फिर है आपका एस्केलेशन क्लॉजेस इन कॉन्ट्रैक्ट। ये समझ लीजिए आप, देखो कॉन्ट्रैक्ट जो है हम जानते हैं कि मोर देन 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर चलता है, एक लंबे समय की अवधि के लिए लगता है। तो उस समय उस दौरान क्या होता है, जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस समय हो सकता है कि मटेरियल लेबर एक्सपेंसेस जो हैं उनका अमाउंट जो है उस समय जो कॉस्ट है उनकी मार्केट के अंदर कुछ और है, और लंबे समय जब हम 2 3 4 साल उस कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे तब तक क्या होगा, उसमें वायलेशन होगा प्राइजेस के अंदर और वो बढ़ सकती है ना। तो हम जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जिस दिन हमारा एग्रीमेंट हो रहा है, उस दिन हम चीजें एस्टिमेट कर लेते हैं कि हो सकता है कि भाई 1 साल बाद इसकी मटेरियल की प्राइस जो है 10% बढ़ जाए, लेबर जो है 5% बढ़ जाए। तो ये चीज हम सोच सकते हैं और ये हम सोचते भी हैं जब हम कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो जब एक निश्चित परसेंटेज से हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हाँ इतना परसेंट तो बढ़ेगी यार, इतना इतना तो होगा, 5 या 7% तो होगा। तो एक निश्चित परसेंट हमने सर्टेन निश्चित कर लिया कि भाई इससे ज्यादा अगर आपके प्राइजेस बढ़ती है तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में भी इतने प्रतिशत की बढ़ोतरी करेंगे। तो जब ये कंडीशन डाल दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो जाएगा, एस्केलेशन वाला हो जाएगा। भाई फलाना की मटेरियल और लेबर में 5 और लेबर मटेरियल में 5% और लेबर में 3% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई तो हम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में 5% से बढ़ोतरी कर देंगे। ये कंडीशन आते ही आपका वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा हो जाएगा, एस्केलेशन क्लॉज वाला हो जाएगा। तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट भी हम देखेंगे, इसकी प्रैक्टिकल अप्रेजल भी हम देखेंगे और इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट और प्रॉफिट भी असर्टेन करेंगे। तो ये आपका बेसिक जो कह सकते हैं हम कंसेप्चुअल बैकग्राउंड जो कह सकते हो कि भाई ये सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। जॉब कॉस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का प्रोसीजर क्या है, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज की जाएगी, कैसे हम इसका कॉस्ट एंड प्रॉफिट को असर्टेन करेंगे। तो ये हमने कंसेप्चुअल बैकग्राउंड क्लियर किया। अब हम इसकी प्रैक्टिकल की बात करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास के अंदर जब हम इसकी प्रैक्टिकल की बात करेंगे तो कैलकुलेट करेंगे इसका, ठीक है। तो अब यहाँ ये क्लास यहीं तक रखते हैं हम आज। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम